अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। सबसे पहले तो सारों को whoever is celebrating a very very happy Christmas, Merry Christmas। और बहुत से लोग आपको पता है कि हमें देख भी रहे होते हैं और पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी आबादी, हमारे तो इतने दोस्त हैं जो आज क्रिसमस मना रहे हैं। सो मैं ज़रा थोड़ी सी तैयार भी होकर आप लोग एंजॉय करें, केक खाएं, सेलिब्रेट करें, लेकिन दुनिया में ओवरऑल माहौल जो है ना वो सेलिब्रेशन का थोड़ा टोन डाउन हुआ है। और जाहिर है, सबको पता है कि गज़ा की सूरत हाल, फ़लस्तीन की सूरत हाल, इसने हमें तो अफेक्ट किया हुआ ही है। हमारी यहाँ भी मसीही बिरादरी जो है वो इस बारे में कंसर्न्ड है। इसके अलावा इट्सेल्फ पैलेस्टाइन में इतनी बड़ी मसीही बिरादरी रहती है, जो गज़ा में भी रहती है, वो भी इस वक्त जो चले गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनके सोग में उस तरह से सेलिब्रेशन नहीं कर रही है। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी ऐसी ही रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ जिन्होंने सेलिब्रेट करना है वो हो भी रहा है। भाई, यू कैन नॉट टेक अवे द फैक्ट कि इट इज क्रिसमस टुडे। और जिनको समझ होगी और टोन डाउन वाली बात है वो डेफिनेटली हो रही होगी, लेकिन देन इतने ज्यादा माशाल्लाह बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, मतलब वो तो सब कुछ चलता ही रहता है। तो लिहाजा वी कैन नॉट टेक अवे द फैक्ट कि इट इज़ क्रिसमस डे। और सेलिब्रेशन तो आपको पता है कि दुनिया के कोने कोनों में हो ही रही है। और एक सवाल जो हर साल हर क्रिसमस पे मैं सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है और इर्द गिर्द हमारे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि भाई अच्छा क्रिसमस केक, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, अपने शहरों की, कहाँ मिलता है? मिलता है, हाँ मिलता है, अच्छा है, वी डू नो मिलता है। और क्रिसमस के साथ और भी चीज़ें जो खाने पीने की होती हैं वो आपको पता है ना, हॉट क्रॉस बन्स भी बड़े मशहूर होते हैं, ऑल दैट मिलता सब कुछ है। अब कहाँ मिलता है आपको अपने अपने इलाके में देखना होगा। और इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, आम बेकरीज पे ही क्रिसमस के होते हैं विद फ्रूट, तो वो तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा बता दें कि 147वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम का। इस सिलसिले में मज़ार के आप मनाज़र देख रहे थे कुछ देर पहले ही। गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के जवानों ने ये जिम्मेदारियाँ संभाली हैं। कराची में अच्छा सा मौसम है, खुनकी भी महसूस हो रही है। फिर कायदे आज़म के मज़ार का जो अहाता है और उसके इर्द गिर्द का एरिया बड़ा खूबसूरत भी है। इट्स ब्यूटीफुल। और ख़ास तौर पे वैसे ही इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन यू आर वेरी राइट टू पॉइंट आउट अब्दुल्ला के मौसम जब अच्छा हो ना तो वो ज़रा ज़्यादा ही खूबसूरत जगह लगती है, मनाज़र और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग ऑन आवर टेलीविजन स्क्रीन्स एज वेल। और अगर आप कराची में हैं तो आप यू कैन वाउच फॉर द फैक्ट कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। और कायदे आज़म का हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तकरीबात होंगी, उनके इरशादात को याद किया जाएगा, उनके अज़्म को दोहराया जाएगा। तो जस्ट ए रिमाइंडर कि वो पाकिस्तान को एक्चुअली हकीकी मानों में एक फलाही जमहूरी रियासत बनाना चाहते थे। That is the reason this country, this homeland was founded। और अगर आज तमाम लोग आज़ादी से रह सकें। कायदे आज़म को अगर आज ट्रिब्यूट देना है तो डेफिनेटली वी नीड टू रिफ्लेक्ट कि हम कहाँ हैं। और कायदे आज़म की सारी फ़िलासफ़ी, कायदे आज़म की सारी टीचिंग्स, कायदे आज़म की सारी सेइंग्स जो आजकल हम ऑन रिपीट भी लगाए होते हैं, क्या हम वो फॉलो कर रहे हैं? So that is a big question that could be addressed at this moment। तो दो तो हमने आपको सिग्निफिकेंस जो आज मेजर सिग्निफिकेंस हैं आज के दिन के हवाले से बता दी हैं। एक और भी ज़रा चलते चलते बिफोर वी गेट ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो अभी कुछ ही महीनों पहले वतन वापस आए हैं, वो भी अपनी 75th बर्थडे मना रहे हैं आज के दिन। So happy birthday to मियां साहब टू। तो आज के दिन काफ़ी कुछ हो रहा है। सो नवाज शरीफ साहब की भी सालगिरह है। ही वाज बोर्न इन लाहौर in 1949। So these are all the happenings of the day। तो पॉकेट्स ऑफ सेलिब्रेशन हर किसी को थोड़े थोड़े मिल रहे होंगे और पूरे पाकिस्तान को एटलीस्ट कायदे आज़म की सालगिरह पे तो सारे यूनाइटेड होते ही हैं। सो दैट इज समथिंग फॉर अस। अगर आप एम्प्लॉयर हैं और आपके एम्प्लॉयज़ में क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं, अगर आपके दोस्त हैं तो आप उनके घर कुछ भेज दीजिए मीठा। और खुद चले जाएं। एम्प्लॉयज़ हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ज़रा नरमी से पेश आएँ। उन्हें छुट्टी ज़रा अगर एक ले रहे हैं तो 2 दे दें। एग्जैक्टली। बल्कि आज तो मैं कहूँगी कि अगर आपके हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में आपके स्टाफ मेंबर्स हैं तो उनको तो काम पे वैसे ही नहीं होना चाहिए। वो तो नहीं होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक छुट्टी से क्या बनता है। अच्छा चले एक और दे दें हमारी तरफ से। जियो पाकिस्तान की एक रिक्वेस्ट है कि एक छुट्टी और होनी चाहिए। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। कागजात नामजदगी जो है ना वो जमा कराने का सिलसिला हो गया है क्या मुकम्मल। यस, आज से जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू होगा। तमाम जमातें भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाती दिखाई देंगी। तहरीक इंसाफ अलबत्ता जरा परेशान है। आज उसे इलेक्शन 2018 से
बिल्कुल मुख्तलिफ 180 डिग्री जिसे कहते हैं ना, मुख्तलिफ हालात का सामना है और बल्ले का निशान भी हाथ से जाता रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड के अलावा इसे और भी ढेरों शिकायत हैं और तो और बल्कि आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी पीटीआई का नाम तक हटा दिया है। जी, ये भी हुआ है। अब नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन मुहिम चलाने के बजाय पीटीआई की तमाम तवानाइयां अदालतों में कानूनी जंग लड़ते हुए खर्च होंगी। लेट्स सी क्या होता है। मशावरत हमारी कंप्लीट आलमोस्ट हो चुकी है, सिर्फ हमें इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर नहीं मिला, सर्टिफाइड कापी जो ही मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि 2 दिन बीच में छुट्टियां हैं, वो छुट्टियों की वजह से कि सैटरडे कल संडे है और मंडे को पब्लिक हॉलीडे है, वो क्रिसमस की या कायद की बर्थडे की, उसकी छुट्टी होने की वजह से शायद नहीं कर सकेंगे अदलिया अप्लीकेशन फाइल करने में। ट्यूसडे सवेरे इंशाल्लाह हमारी पिटीशन फाइल हो चुकी होगी। साथ ही आपको बता दें कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर पीटीआई की शिकायत को गलत समझते हैं और उनका मौक़िफ़ है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कानूनी कार्रवाइयों का सामना है और बाकी जमात के लोगों से हुकूमत को कोई मसला नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भी यही लगता है कि पीटीआई को अभी तक रिलीफ दिया जा रहा है। उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद को मिलने वाली जमानत की तरफ था। प्रॉब्लम जहाँ तक खान साहब की बात है, रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चंद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अपने घर में रखा था, जैसे वो प्रेसिडेंट नहीं रहा और अमेरिकन हुकूमत को पता चला कि ट्रंप साहब, में खान साहब कहने वाला था, ट्रंप साहब के पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, तो उसका घर में अमेरिका का जो इदारे हैं इन्होंने रेड करके वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए। पाकिस्तान का जो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन है वो रियासत का प्रॉपर्टी है। हमारा नेशनल सिक्योरिटी के ख़तरे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स बाहर किसी तरीके से आ जाएं। तो जहाँ तक साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। अच्छा, ये सब कुछ भी आपने सुन लिया और आपको बता दें कि तमाम इंतखाबी तकाजे बता रहे हैं कि हालात मामूल पर रहे तो इलेक्शन अपने वक्त पर यानी 8 फरवरी ही को होंगे और तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा इसका फैसला भी इलेक्शन डे पर ही होगा। उससे पहले कहना, स्पेकुलेशन तो की जा सकती है लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर हमारे साथ हैं। हामिद मीर साहब से बात करते हैं। इनफैक्ट मीर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही बात कर लें कि इलेक्शन सीज़न का बाकायदा आगाज़ कागज़ात नामज़दगी लेने और जमा कराने के मरहले से हो चुका है और पिछले 4-5 दिन की मजमूई एक्टिविटी अगर हम देखें तो सभी सियासी जमातें जो हैं वो बड़ी एक्साइटेड हैं, जोशो खरोश से इस अमल में मसरूफ़ नज़र आई हैं। तो इस जोशो खरोश को देखते हुए हम ये तसल्ली रखें कि सभी सियासी जमातें जो है वो बर वक्त इलेक्शन चाहती भी हैं और उसके लिए प्रॉपर 100% काम भी कर रही हैं। देखिए, ये इलेक्शन तो वो होता है जिसमें कि उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जाता है जब रिटर्निंग अफसर के साथ, उसके साथ बड़ा धूम धड़का होता है, लोग फूलों के हार डालते हैं और वो उम्मीदवार जाके अपने कागजात नामजदगी जमा करवाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, खास तौर पे पंजाब में, कि बड़े ही दिलचस्प वाकयात पेश आ रहे हैं। एक नई तारीख रकम हो रही है कि उम्मीदवार जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने जाता है, रिटर्निंग अफसर कहता है नहीं, हमें आपके कागजात नहीं चाहिए। और कई दफा ऐसा होता है कि रिटर्निंग अफसर का दफ्तर है, उसके बाहर पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो कहते हैं जरा कागजात दिखाइएगा। उम्मीदवार उनको कागजात दिखाता है, वो पुलिस कागजात नामजदगी लेके फरार हो जाती है। अच्छा, एक वाकया ऐसा भी है कि उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंचा और जैसे ही रिटर्निंग अफसर को पता चला तो उसने अंदर से कुंडी लगा ली। ऐसा कभी होता है, अंदर से कुंडी लगा ली। अच्छा, एक और वाकये में लाहौर में एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद साहब, तो उनके वकील गए जब कागजात जमा करवाने, तो उन्होंने उनके कागजात नहीं जमा किए। फिर उनकी बेटी ने कागजात जमा करा दिए। अब उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने कहा कि हमने आपसे जो साथ में फीस जमा करवाते हैं वो हमने नहीं फीस लेनी, हम कैश नहीं ले सकते, आप जाइए जाकर नेशनल बैंक में कैश जमा करवाइए।
वो जब नेशनल बैंक में गए तो नेशनल बैंक ने फीस जमा करने से इनकार कर दिया। तो जब तक वो फीस की रसीद जो है वो रिटर्निंग अफसर को नहीं मिलेगी तो वो कागजात नामजदगी वैलिड नहीं होंगे। तो फिर एक भला आदमी था बैंक मैनेजर, उसने कहा जाइए अपना काम कीजिए, हमने आपकी फीस जमा नहीं करनी। तो देखें इसमें बाकी सब जो जमाते हैं उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कागजात नामजदगी जमा कराना काफ़ी मुश्किल है। बाकी सब जमाते हैं उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे वाक़यात मीडिया पे भी रिपोर्ट हुए हैं जिस पे सर्टनली जो आज़ाद नज़र से देखने वाले हैं हल्के तमाम सूरत हाल को और चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे पहले ही इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो बाद में भी सवालात उठेंगे और फिर पूरे प्रोसेस की लेजिटिमेसी मुतासर होती है। जैसा कि आपने जिक्र किया, मीर साहब तहरीक इंसाफ मुसलसल ये शिकवा कर रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा और किसी हद तक जायज़ भी है उनकी। और अब आपकी बातों से बल्ले का निशान भी उनके पास नहीं है। क्या नज़र आ रहा है आपको तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल, उनके इलेक्शन में चांसेस को फ़र्क पड़ा है इस सब से? तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है। वो कह रहे हैं जी हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जो लोग उन्हें रोक रहे हैं, उनके उम्मीदवारों को रोक रहे हैं कि वो रिटर्निंग अफसर के पास भी ना पहुंचे, तो उन्हें तो पता है ना कि इस पार्टी को बल्ले का निशान हम नहीं दे रहे। लेकिन देखें वो इतने खौफजदा हैं कि उनको ये भी पता है कि इस पार्टी से बल्ले का निशान छीन लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर इसके उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए और उनको कोई भी अगर निशान मिल गया, कोई भी निशान मिल गया, खरगोश मिल गया, चिड़िया मिल गई, तोता मिल गया, मैना मिल गई, कोई भी उनको इंतखाबी निशान मिल गया, तो इस पार्टी का जो वोटर है उसने वोट इसी को डालना है। तो लिहाजा वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ना सिर्फ बल्ले का निशान छीन लें, बल्कि उनका उम्मीदवार जो है वो रिटर्निंग अफसर के पास ही ना पहुंचे। और जो पहुंच जाता है फिर आज अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक उम्मीदवार बता रहे थे तहरीक इंसाफ के कि उन्होंने जिस हलके से अपने कागजात जमा करवाने थे, उन्होंने बड़ी चालाकी की, वो उस हलके की बजाय वो साथ वाले हलके में चले गए, वहां से उन्होंने कागजात जमा करवा दिए, लेकिन जब वो वापस अपने पहले हलके में आ रहे थे तो फिर उनके घर पे छापे पड़ने शुरू हो गए। फिर वो खामोशी से गए और वहां से भी अपने कागजात उन्होंने विड्रॉ कर लिए। तो ये सूरत हाल है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो अब एक बहुत छोटी चीज है। देखें, जो पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, ये हमने पहले कभी नहीं देखा। बाकी सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात बहुत कम है, लेकिन पंजाब में तो बहुत बुरी सूरत हाल है। और कोई भी पार्टी स्वीप कर जाए पंजाब में, लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल पे इलेक्शन कोई नहीं मानेगा। वेरी डिसअपॉइंटिंग मीर साहब, और आप बड़ी इंसाइट्स दे रहे हैं और यकीनन ये अब मंजर आम पर आएंगी और होप कि अभी भी करेक्टिव मेजर्स ले लिए जाएं। बिल्कुल, इट्स स्टिल अ फ्यू वीक्स बिफोर इलेक्शंस और बहुत सी चीज़ें बदली जा सकती हैं। और अगर ऐसा हो रहा है जिस तरह आप बता रहे हैं, और एक चीज़ ये ज़रूर बदल गई है कि अब तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो हामिद मीर साहब से बड़े राब्ते में ये भी आपकी बातों से हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है। अच्छा, फाइनली मीर साहब ये भी बताएं कि तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें हों, इन सब में ये चीज़ काफ़ी मुश्तरक है कि बयानिया नज़रिया मुखालफत बराए मुखालफत है और मुस्तकबिल की वाज़े प्लानिंग कोई नहीं बता रहा। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक मिसिंग नज़र आ रही है। तो क्या हमारे वोटर को एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी ही चाहिए या जानना उसका हक नहीं कि पार्टी के पास मुल्क को मसाइल से निकालने का फॉर्मूला या कोई प्लान डिफरेंट पार्टीज के पास क्या है? वोटर नीड्स टू नो। किसी के पास भी नहीं है, ना पीटीआई के पास है, ना पीडीएम जो जिसको लीड करते थे, मान गए शहबाज शरीफ, किसी के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन तो होना चाहिए ना, या इसी पे बैठे रहेंगे? देखिए, ये बड़ा ही अहम सवाल है। देखिए, पाकिस्तान में कोई नजरियाती सियासत नहीं हो रही, पावर पॉलिटिक्स हो रही है। मसलन मैं आपको अपनी जाती बात बताता हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अब इस इलेक्शन में जाती तौर पे। पहले होता था ना, हम सोचते थे कि यार ये पार्टी अगर आ जाए तो ये वाला अच्छा काम हो जाएगा, अगर ये पार्टी आ जाए तो ये अच्छा काम हो जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि कोई भी पार्टी आ जाए, पावर पॉलिटिक्स हो रही है और पार्टियां जो हैं, जो जिस पार्टी का वजीर आजम बनेगा सबको पता है वो वजीर आजम बेख्तियार होगा और जो कबीना आएगी वो भी बेख्तियार होगी। तो इसलिए पार्टियां जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रही कि अपना मैनिफेस्टो सामने लेके आए, लोगों से वादे करें हम ये करेंगे हम ये करेंगे।
यहाँ तो सारा जोर ये है कि जिन्होंने वज़ीर आज़म बनाना है उनको किसी तरीके से खुश कर लें, और कोई नजरिया वज़रिया नहीं है इसमें। तहरीक इंसाफ भी शामिल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो कोशिश तो उसने भी की ना बहुत कि उसके साथ भी डील हो जाए, लेकिन उसके साथ डील नहीं हुई। तो अभी भी अगर कोई चाहे कि तहरीक इंसाफ के साथ डील कर लें तो तहरीक इंसाफ ये सारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां छोड़ देगी और उनके साथ जाकर डील कर लेगी। तो ये इलेक्शन डे वाली धांधली जो है उसकी बजाय अब प्री पोल रिगिंग की जा रही है और रिटर्निंग अफसर तक ही नहीं उम्मीदवार पहुंचता। तो ये जो कुछ भी होगा तो बुरा ना मनाइएगा, इसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे, क्योंकि उन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन तो करवा दिया, लेकिन अभी तक ये वो मुमकिन नहीं बना सके कि ये इलेक्शन थोड़ा फ्री एंड फेयर हो। कम से कम ऐसा तो होना कि हम इलेक्शन वाले दिन जब इंतखाबी नताइज पे तबसरा कर रहे हो तो हम कहें कि हाँ जी ये इलेक्शन हुआ है, इसमें फलां जीता है और फलां हार गया है। ये तो लग ही नहीं रहा, ये तो अभी पहले सबको अभी से पता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। और एक्चुअली जीत के दावे भी बहुत से लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से लोग पूरी काबीना बना के बैठे हुए हैं। वज़ीर आज़म का तयन तो लोगों ने खुद ड्राइंग रूमों में कर ही लिया है, which is a sad reality of it, क्योंकि well, this is no different from what happened back in 2018 जब PM in waiting का लक़ब दे ही दिया था, तो वहाँ भी तो सेटिंग हुई थी। हाँ, और तो ये ब्रावाडो जो है ये सारे ही दिखाते हैं। वतु इज़्ज़ु मंतशाओ की ट्वीट्स भी की जाती थी, वो सारा कुछ भी इस मुल्क ने देखा है। लेकिन द ट्रेजेडी इज कि वुड वी कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स दैट वी डिड back in 2018 और माजी में कई मरतबा, और वुड वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। सो जैसे कहते हैं ना, पता है कि आपके इन सवालों का जवाब भी आपको पता है। we would keep repeating we will keep things. repeating and there's a good chance that we will not learn. और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर किसी के जहन में कोई खाम ख्याली है ना कि फलां जमात बड़ी नज़र आती है, ये उसका बयानिया बड़ा ज़बरदस्त है और वो जमहूरियत की बड़ी दाई है, कोई भी नहीं है। Everybody is looking for a chance. As soon as somebody strikes a deal या कोई चांस या कोई राह हमवार होती है, सब एक ही ट्रेन में सवार होते हैं। Everybody. Yes. उसमें से आप तायुन कर लें, नजरियात तो आप एक तरफ रख दें, उसमें से आप तायुन कर लें कि परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है और परफॉर्मेंस किसकी बेहतर नहीं है। हमारी जो टीम है ना, हमारे जो बॉयज जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, वही मैं कहती हूँ कौन सी टीम और कौन से हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात क्या हो रहा है भाई, एक के बाद एक लड़का बीमार पड़ता जा रहा है। मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ दिल चाह रहा है ना पहुंच जाओ स्टेथोस्कोप लेके कि कुछ हम ही इलाज करते हैं, सारे बीमार हो रहे हैं। नहीं, आप मेरा ख्याल है दुआएं दें और सदकात का सिलसिला जारी रखें। मैं ही क्यों करूं, पूरे मुल्क को ये करना चाहिए, तो फिर कोई बात बनेगी। तो पर्थ टेस्ट तो आपको पता है कि उसमें बदतरीन शिकस्त का जख्म जो है वो खाई पाकिस्तान टीम के लिए। कल मेलबर्न में नया इम्तिहान ही कहेंगे हम, नया इम्तिहान शुरू हो रहा है और ये टेस्ट पाकिस्तान के लिए डू और डाई बन चुका है। एक तो पाकिस्तान टीम का नाम डू और डाई हो जाना चाहिए। इतना वैसे कोई डाई होने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है। नहीं तो डू तो हो नहीं रहा, तो डाई ही होना पड़ेगा ना। बीच में रहें। पाकिस्तान को सीरीज में रहना है तो हर सूरत शिकस्त से बचना होगा, मगर बज़ाहिर हालात पर अच्छा ठीक है। अच्छा ये मैं ना कहूँ, आप कह लें। पर्थ से भी ज्यादा मुश्किल है। मेलबर्न टेस्ट के लिए 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। सरफराज अहमद को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। फहीम अशरफ भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान हतमी 12 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। कौन? विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान। अच्छा वो तो इंजर्ड खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा, फहीम अशरफ की जगह हसन अली टीम में शामिल हो गए हैं। 12 खिलाड़ियों में इमामुल हक फिर हैं वैसे सरप्राइजिंगली मौजूद। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम और सऊद शकील भी शामिल हैं। शाहीन आफरीदी हैं, आमिर जमाल हैं और साजिद खान भी स्क्वाड में शामिल हैं। ये कहा जा रहा है कि मेलबर्न विकेट जो है वो बैटिंग के लिए कदरे साजगार है। यहाँ की पिच एशियाई कंडीशंस के मुताबिक बाउंस करती है। ये शुरू से लोग कहते हैं, अब लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ड्रॉपिंग पिच है। हो सकता है पाकिस्तान टीम यहाँ अच्छा स्कोर हो सकता है पे हम रिलाय किए हुए हैं। अब्दुल्ला वैसे ये कोई बात करने वाली नहीं थी। अभी हमें कह रहे हैं कि उम्मीद और सदके और पता नहीं क्या कह रहे हैं, और खुद कह रहे हैं हो सकता है। मतलब कहो कि भाई अब लग रहा है कि जैसे इंशाल्लाह हो जाएगा। सिक्कू जी हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्त और अब्दुल माजिद भट्टी दोनों ने हमें ज्वाइन किया है इस दौरान। अच्छा सिकंदर, हम आपको पता है जैसे नुमान अली जो ऑस्ट्रेलिया में थे उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हो गया। ये क्या हो, ये कुछ कहने लगी थी मैं, लेकिन नहीं कहूँगी। सिकंदर हाउ डू यू फील? हमें तो बड़ी टेंशन भी हो रही है, आधे से ज़्यादा तो बीमार हो गए हैं। हम डू एंड डाई सिचुएशन की बात कर रहे हैं।
वी वांट टू बी होपफुल, लेकिन मदद करें प्लीज। फिर आज 25 दिसंबर है, कायद-ए-आज़म की सालगिरह मुबारक हो, और वो मेरे सारे दोस्त जो कि क्रिसमस मनाते हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और बल्कि आपने नैयरा नूर साहबा का भी जिक्र किया, बहुत ज़बरदस्त गुलकारा थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज उनकी भी बर्थडे थी। तो ये बड़ा अच्छा करते हो आप लोग, पुराने लोगों को याद कर लेते हो, नैयरा नूर वगैरह जैसे। हो सकता है बाद में हमें भी आप लोग याद कर लें। तो यार डू एंड डाई कह रहे थे ना आप, तो DIE वाला डाई नहीं है, ये डाई कराने वाली बात होगी। DYE होता है, डाई कराना होता है, बातों को सबके डाई करा दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा वहाँ हो क्या रहा है। कोई खुदा बला कर अनफिट हो रहा है, किसी का अपेंडिक्स खराब हो रहा है। और अभी आप टीम बता रहे थे, तो देखें पहले दिन से मैं कह रहा था आप रिजवान को खिलाएं। रिजवान को इसलिए खिलाएं कि वो पिछले सीरीज में उसने 171 रन किए थे, 177 रन किए थे। मैं कह के थक गया था सब, बल्कि भट्टी साहब ने भी बोला था क्या बात है, वो तो आप तो उनके थोड़ा सी खिंचाई करते हैं और अब आप उनको कह रहे हैं। मैं कह मैं किसी का दुश्मन थोड़ी हूँ, मैं तो पाकिस्तान के हिसाब से बात करता हूँ। उसकी जरूरत थी, आप उसको खिलाते। मैं तो ये कह रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर होना चाहिए। आजकल ये वर्ड बहुत इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिक्स में, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो सरफराज और रिजवान को एक साथ खिलाते, ताकि ऐसा ना हो कि ये पिच बहुत ही अच्छी हो, फिर सरफराज शिकायत करे तो अच्छी पिच थी तो उसमें रिजवान को खिला दिया, जो मुश्किल पिच थी उस पे मुझे खिला दिया। तो ये सवाल मुझे तो लोगों ने किया कि भाई इमाम की कौन सी परफॉर्मेंस है, सिर्फ इसलिए कि चलें दोनों विकेट कीपर बैटर हैं, आप इमाम को भी शायद हटा के सरफराज को रिटेन कर सकते थे और रिजवान को शामिल कर लेते। मैंने यही टीम बना के दी थी पहले मैच के लिए, हाँ, कि आप इमाम को ना खिलाएं, शान से ओपन करा ले। आपने जो टीम अनाउंस किया आज में स्पिनर है कोई? मैंने पूरी तरह सुनी नहीं। हाँ, साजिद खान। कौन? साजिद खान है। जी। इसलिए मैं देख रहा था मीर हमजा का नाम और हसन अली, आप दोनों तो इतने 5 बॉलर ना खिलाएं, 4 फास्ट बॉलर्स ना खिलाएं, किसी एक को ड्रॉप करके साजिद को जरूर खिलाएं, वरना फिर आप जो है सईद अजमल को भी वापस भेज देंगे, इसलिए कि उसको कोच की जरूरत ही क्या है। जब स्पिनर ही नहीं है हमारे पास, ना स्पिनर ने खेलना, तो वो अजमल वहाँ पे सईद अजमल क्या कर रहे हैं, उनको भी वापस भेजें। तो मतलब मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की जो प्लानिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, क्या हो रही है। मैंने ये भी कहा था कि मुश्किल टूर है, इसमें बाबर को ही कप्तान रहने दें। तो अच्छा भट्टी साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो आप समझा दें हमें। और दूसरा, हमारी उम्मीद थोड़ी सी मेलबर्न ग्राउंड और मेलबर्न पिच के साथ लगी हुई है कि शायद हमारे लिए ना रखें। मेरा पता नहीं क्यों हमने इस ग्राउंड के साथ क्यों उम्मीदें बांध ली हैं। शुरू से जब नहीं हुआ था ना, पहला भी नहीं हुआ था, तब भी यही था कि मेलबर्न तो बेहतर होगा हमारे लिए। वी हैव टू बी होपफुल। जी भट्टी साहब, देखें पाकिस्तान ने मेलबर्न में जो अब्दुल्ला और हुमा जो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है भट्टी साहब, प्लीज कंटिन्यू। हमें अब्दुल्ला जी ये हमाद की आवाज हमें आ रही है। मुझे भी आ रही है। ओके, साउंड को सही कर जरा, हम आपको पता नहीं सेटिंग, हम जरा नई सेटिंग में है ना। आज वैसे तो लोगों ने नोटिस किया होगा, सिकंदर आपने भी किया होगा कि हम जरा एक और स्टूडियो में बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह अब जरा बेहतर सीन हो जाएगा। अब नहीं आएगी भट्टी साहब, अब आप बनाएं। अच्छा, पाकिस्तान ने जो आखिरी टेस्ट मेलबर्न में जीता था वो 42 साल पहले जीता था, और आज चूंकि 12 रुकनी टीम अनाउंस हो गई है, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की ये टीम कोई नई चीज करेगी। लेकिन मेरा सवाल है, सिक्कू भाई कह रहे थे मोहम्मद रिजवान को खिला दें, चले मोहम्मद रिजवान को उन्होंने डाल दिया, लेकिन पिछले मैच में आपने 7 बैट्समैन खिलाए, 2 ऑलराउंडर्स खिलाए और ड्रॉप आपने सरफराज अहमद को किया। तो मतलब जहां आपके बड़े बड़े बैट्समैन नाकाम हो गए, आपका नजला जो था वो सरफराज अहमद पे गिरा। और पता है आपको, सरफराज को खिलाने से पहले भी ये बात की जा रही थी कि सरफराज अगर एक मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आप देख लीजिएगा ये उसे ड्रॉप कर देंगे। ये बात क्यों अज्यूम कर ली गई थी पहले से? दूसरों के लिए तो ये क्राइटेरिया नहीं है। सिक्कू भाई बहुत सारे प्रोग्राम में कहते रहे जी फला लड़के को मौका मिल रहा है, फला लड़के को मौका मिल रहा है। सरफराज के लिए 2 इनिंग्स रखी गई, 2 इनिंग्स के बाद सरफराज को निकाल दिया गया। अच्छा, 2 और अपडेट्स हैं जो अब से थोड़ी देर पहले मैंने जियो न्यूज पर 2 खबरें दी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। जी बताएं। एक तो पाकिस्तान टीम की इंजरी की जो इस वक्त फहरिस्त है, नोमान अली आउट हो गए, खुर्रम शहजाद आउट हो गए, 2 टेस्ट मैच के लिए, अबरार भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
अब चूंकि इसके बाद पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड जाना है, 3 लड़कों के वीजे अप्लाई कर दिए कि अगर खुदा न खास्ता मजीद कोई इंजरी हो गई तो वो लड़के ट्रेवल कर सके, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से एम्बेसीज बंद हैं, लिहाजा वीजे जो है वो ताखीर का शिकार है। फिर अब से थोड़ी देर पहले एक और मैंने खबर दी कि यासिर अरफात, अभी ये सईद अजमल की बात कर रहे थे ना, एक और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर यासिर अरफात पाकिस्तान टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच बन गए फॉर न्यूजीलैंड T20 सीरीज। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यासिर अरफात का अपॉइंटमेंट हुआ पाकिस्तान अंडर 19 टीम के लिए एज ए बॉलिंग कोच। वो लंदन में रहते हैं, वहां से उड़कर इस्लामाबाद पहुंचे। कल जब इस्लामाबाद पहुंचे तो वहां बताया गया कि जी मोहम्मद हफीज साहब को आपकी जरूरत है ऑस्ट्रेलिया में, लिहाजा अब आपने साउथ अफ्रीका नहीं जाना अंडर 19 टीम के साथ, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो मतलब मैं हैरान हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, और क्या ये लोग सोच रहे हैं कि लंदन छोड़ के पाकिस्तान मूव होंगे, इधर उधर ट्रैवल करेंगे और हो सकता है फिर ये महीने बाद जब इलेक्शन होगा, लिटरली महीने बाद, तकरीबन 7 महीने दोबारा से फैसले होंगे, तो फिर फैसला होगा और ये अपनी करियर के फैसले या बट मुझे तो लग रहा है उनके लिए भी बड़े डेस्परेट मेजर्स हैं, उनको भी यही नजर आ रहा होगा, अदरवाइज व्हाई वुड एनीबॉडी इस सर्कस के लिए हम ही कौन भट्टी साहब, आपने अभी नुमान का जिक्र किया था, उनकी जगह मोहम्मद नवाज को लाया गया। मोहम्मद नवाज के तो रेड बॉल मैचेस ही गालिबन सिर्फ 4 हैं, 6 मैचेस हैं पिछले 7-8 साल में, 7-8 साल में 6 हैं, तो वही कह रहे थे कि बहुत ही कम 6 मैच। हम व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी स्ट्रगल कर रहे हैं मोहम्मद नवाज, और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। देखें काशिफ भट्टी नवाब शाह के स्पिनर हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस देखें, वो बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउट कर रहे हैं। कल एक याकूब नामी लेग स्पिनर हैं कराची के, उन्होंने जो प्रेसिडेंट कप फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हो रहा है उसमें 10 आउट किए, वो कह रहे थे उनकी उम्र ज्यादा है। तो भाई ये तो आपने फैसला करना है। बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बार बार मोहम्मद नवाज को टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये मंतक समझ नहीं आ रही कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लड़कों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में। हमारी क्रिकेट इसलिए स्ट्रगल करी है कि हम फैसला साजी में पुख्ता नहीं है, हम लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जो डिसीजन ले रहे हैं उससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान हो रहा है। उनकी अपनी परफॉर्मेंस जाहिर है T20 कोई खास नहीं थी वैसे। अच्छा सिक्कू, आई नो कि आप यासिर अरफात वाली खबर पर जरूर कुछ कमेंट देना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन, आज हमारे पास जरा वक्त कम है और बहुत सारी चीजें हमें शामिल करनी है। सो अभी हम आपसे शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सिक्कू एंड थैंक यू भट्टी साहब फॉर बीइंग विद अस। आपने इस वजह से सेगमेंट खत्म किया है? मैं तो इसलिए करना चाहती थी बिकॉज़ इट्स वेरी डिप्रेसिंग। आई एम सॉरी, आई हैव नथिंग रियली टू। चलें कोई बात नहीं, स्टिल हैव टू टॉक अबाउट इट एंड यू नो लेट यू गाइस नो कि क्या हो रहा है। कल से तो मैच शुरू हो जाएगा तो उस पर तो और बात होगी। एक मसला, माशाल्लाह हमारे मसले तो ख़त्म नहीं होते ना, तो एक मसला है हमारा, पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, और वो है गैस की शदीद बहरान का मसला। शदीद बहरान मतलब गैस तो आ ही नहीं रही, आप समझे, बहुत से ऐसे इलाके हैं और हर कोई ऑब्वियसली इस चीज़ से परेशान है। वैसे तो अब गर्मियाँ और क्या सर्दियाँ, एक्चुअली हम ये भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि गर्मियों में भी नहीं आ रही थी, तो ये नसीब की बात हो गई है कि किसके यहाँ गैस आए। वैसे तो इंसान को नहीं जेलस होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के घर में गैस आती है मुझे बड़ी जलन सी होती है। मैं होती हूँ, I'm sorry, I'm admitting it। और फिर आज सुबह आपने कहा है अपने घर में किसी को कि गीजर ऑन कर दो, गैस बड़ी अच्छी आ रही है। क्यों आ रही है आपके घर गैस? 8 दिन बाद आज सुबह गलती से मैंने, वो एक आदत सी हो गई है ना कि आप चूल्हा चेक करते हैं गैस आ रही है कि नहीं, ताकि गीजर ऑन हो सके। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। सो आई वॉज शॉक्ड माई सेल्फ कि वो इतनी गुस्से में क्यों। बिल्कुल नहीं पसंद आई ये बात, क्योंकि आपके घर इलेक्ट्रिक गीजर है, चुप कर जाए, हमें गैस की जरूरत नहीं है ना, क्या करें। उसके बाद बेसिकली यस, ये फीलिंग्स हो जाती हैं दोस्तों में भी ना, थोड़ी चूल्हे नहीं जल रहे भाई, सर्दी बढ़ रही है, रही सही गैस भी गायब हो रही है। हीटर गीजर की बात करें तो छोड़ें, खाना पकाना भाई लोगों के लिए इम्पॉसिबल हुआ हुआ है। कराची से पेशावर तक अवाम गैस न आने की शिकायत कर रहे हैं। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने यकीन दहानी करवाई थी कि सर्दियों में 8 घंटे घरों में गैस की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी, मगर ये वादा वफा न हो सका, तमाम रिवायती सियासी वादों की तरह। अच्छा मैं एक बात बताऊं, जहाँ जब गैस होती भी नहीं तो वो कहने को एक गैस होती है, वो गैस इतनी नहीं होती कि उस पर कुछ भी किया जा सके, और वो एक ठंडी
रोटी। और शोला भी जो होता है ना अब्दुल्ला, उसके साथ वो ब्लू ब्लू रंग का ठंडा सा रहता है, उससे बड़ा मुश्किल हो जाता है। गैस पे रोटी नहीं बन सकती और तंदूरों पे आप देखें कि किस कदर महंगी रोटी मिल रही है, दस्तयाब है। सो या और एज इट इज आपको घर की चपाती खानी होती है, मतलब कब तक आप मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल जानते हैं हम। कराची से शुरू करते हैं और कराची से नुमाइंदा जियो न्यूज़ शिवाला असलम हमारे साथ हैं। शिवाला, टेल अस द रियलिटी, कराची में क्या हो रहा है? कराची में मौसम सरमा के आगाज़ से ही जो गैस का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और सर्दियों से कबल जो गैस की लोड शेडिंग का मजमूई तौर पर दौरानिया था वो 12 घंटे पर मुश्तमिल था, लेकिन अब वो बढ़कर 22 से 23 घंटे हो गया है, जिसकी वजह से जो घरेलू सार्फिन हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सो इस सटवन गैस कंपनी की जानिब से दिन में 3 घंटे गैस की लोड शेडिंग का ऐलान किया गया था और जो मुकर्रर औकात हैं गैस की लोड शेडिंग के वो रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हैं, लेकिन उसके बावजूद कराची के काफ़ी ऐसे मुतादिद इलाके हैं जहां पर दिन के औकात में भी जो गैस की लोड शेडिंग है वो जारी है और कुछ इलाके हम आपको बताएं ऐसे भी हैं जहां पर काफ़ी महीनों से जो गैस की फरहमी है वो भी मुअत्तल है। अब अगर हम ये बात करें कि सुबह के औकात में जो गैस की फरहमी मुअत्तल रहती है उससे जो लोग दफातर जाते हैं उनको नाश्ता करने में भी काफ़ी दुश्वारी होती है, फिर वो होटल्स का भी रुख करते हैं, लेकिन चूँकि महंगाई भी बढ़ रही है लिहाजा आवाम इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये जब चूल्हे को जब आप यूँ माचिस लगाएं और गैस ना हो और फिर वो ना ऑन हो, वो इतनी ट्रेजिक बात है बाय द वे। इतनी कोई डिसअपॉइंटमेंट और परेशानी होती है, सो मेनी थिंग्स आर लाइंड अप बिकॉज ऑफ दैट वन चूल्हा। तो अभी ये विजुअल्स हम दिखा रहे हैं और जब वो नहीं ऑन हो रहा था आई कैन फील द पेन। और क्या मतलब है आपका? ये क्या शक्ल? मतलब बस यही था, ये मैं कहता हूँ मेरे जहन में बैकग्राउंड में गाने बजना शुरू हो गए इस ट्रैजिक सिचुएशन को देखते हुए, जब आप तीली लगा के बैठे हुए हो आग लगाने के लिए। वैसे बाय द वे डिड इट नॉट साउंड वियर्ड? तीली लगा के बैठे हो आग लगाने के लिए। हम किसी फैमिली सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, लेकिन हम शायद कर रहे थे, चूल्हे की कर रहे हैं बात, ठीक है? तो वहाँ पे अगर आप ना आग लगा सकें तो बड़ा दुख होता है फिर आपको। हाँ, तीली लगा ली और आग ना लगे। रावलपिंडी से जी हमें बता रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शबीर डार। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही रावलपिंडी में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। रावलपिंडी के मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहां पर गैस बिल्कुल गायब हुई है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हम इस वक्त रावलपिंडी के इलाका डोग पराचा में मौजूद है और हम एक घर में मौजूद है। इस वक्त यहाँ की खातून खाना हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, गैस आ रही है, नहीं आ रही है, कब आ रही है, क्या मुश्किलात हैं? गैस काफ़ी टाइम से बिल्कुल नहीं आ रही, तकरीबन ये सर्दी जैसे ही दिसंबर स्टार्ट हुआ है सर्दी बढ़ गई है, अब तो बिल्कुल ही गैस नहीं आ रही। पहले जब टाइम से आती थी वो भी बिल्कुल कम, इतनी उसका वो होता था फ्लेम के वो बिल्कुल उस पर कोई खाना वगैरह पक नहीं सकता। अभी आप देखें मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि गैस आ जाए और मैं कोई चाय वगैरह शाम के लिए, लेकिन बिल्कुल गैस नहीं आ रही। और हम आप देख रहे हो कि सिलेंडर रखा है, मुश्किल वक्त में जब कोई आ जाता है मेहमान या सुबह बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो हमें सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अक्सर औकात तो बच्चों को ऐसे ही बाहर से कुछ ला के देना पड़ता है, जैसे मर्द हजरात काम पे जाते हैं तो बड़ी मुश्किलात होती हैं उस वक्त उनके लिए। तो LPG गैस इतनी महंगी है कि हम इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये गैस तो बड़ा इनाम है। इसमें भी सैड मैंने सीन देख लिया कि वो लाइटर ऑन हो रहा था और आगे गैस निकली। इट कुड बी द बिगिनिंग ऑफ अ सैड मूवी। आग नहीं लग रही थी, हम वही हैं, हम उधर ही फंसे हैं। बल्कि पता है क्या, ये इतनी सीरियस बात है कि हम ब्रेक लेते हैं, दोबारा से अपना मूड सीरियस करके आएंगे बिकॉज यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस। नहीं, हम और शहरों की सूरत हाल आपको बताएंगे। क्या करें, किन बातों पे हम रोएं, अफसर नहीं हो सकता। सर्दी का मौसम है, अभी हम गैस वगैरह के ना आने की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से अगर गैस आ जाए और आपको पता ना हो कि गैस आ रही है और चूल्हा खुला रह जाए, क्योंकि होता यही है ना, कितनी दफ़ा मेरे साथ अल्लाह माफ़ करे हो चुका है कि आपने वो नॉब खुली छोड़ दी और उसके बाद गैस रात में किसी पहर आई और खुदा न खास्ता उसमें आप तीली लगा दें, माचिस जला लें, तो फिर जलने के बेतहाशा वाक़यात इसी वजह से रिपोर्ट होते हैं। उसके अलावा आजकल चूंकि गैस आ नहीं रही तो काफ़ी लोगों ने घरों में, हालांकि कोई ऐसी प्रोविजन होती नहीं है, लेकिन वो सिलेंडर घर ले आते हैं। जाहिर है, क्या करें? तो सिलेंडर इटसेल्फ जो है उनकी क्वालिटी को पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि आए दिन हम लोग कोई सिलेंडर फटने की खबरें जो हैं वो भी सुन रहे होते हैं। खैर, बात हम इसलिए कर रहे हैं, गीजर से लोग झुलस जाते, यू नो भाई, झुलस जलने के लिए तो आप रोटी बनाते हो, तवा आपको लग जाए तो आप जल जाते हैं। आई नो अ फ्रेंड जो गीजर की वजह से झुलस गया और उसकी जान चली गई, जवान लड़का। गीजर फट गया? जी,
आग पूरी गीजर ने अपनी लपेट में ले लिया। 23-24 साल का लड़का, ही वाज अ कॉलीग इन अनदर टीवी चैनल एंड ही पास्ड अवे। अच्छा जी, दीज ट्रेजेडीज कैन अकर एनीवेयर, आग वगैरह लग सकती है, लोग जल सकते हैं। अब किस तरह बचना है? और सुनने में ये आ रहा है एंड इट मेक्स सेंस आल्सो कि सर्दियों में जलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स। सर्जन डॉक्टर उबैदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं इन द स्टूडियोज। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर साहब, ये सही हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों में लोग ज़्यादा मतलब जल सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपने मेंशन किया सिलेंडर्स का, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग लकड़ियों पे एज ए हीटर यूज़ करते हैं, उसको आग लगा के अपने घरों में रखते हैं। उसका धुआं कमरे में भर सकता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं, दीवारों पे पर्दों वगैरह पे आग लग जाती है। हीटर्स की क्वालिटी, सिलेंडर्स की क्वालिटी आपको पता है, सब स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, वो बस्ट हो जाते हैं। इवन जो ऑयल बेस्ड चीज़ें हैं, केरोसिन ऑयल, उसके बेस्ड जो चूल्हे होते हैं, वो उसके अंदर भी आग लगने का। डॉक्टर साहब, अगर इतने सीरियस लेवल का बर्न ना हो, लेट्स बिगिन विद द स्मॉल वन, जो घर में जो कि किचन बर्न्स वगैरह होते हैं, और अक्सर वन थिंग पीपल डू इज बर्नॉल वगैरह तो बाद में आएगी, टूथपेस्ट लगा लो। तो टूथपेस्ट इज नॉट गुड। गरम पतीली पकड़ लेते हैं आप, तवे पे हाथ लग जाता है, तवे पे आपका बाजू लग जाता है। पर्टिकुलरली छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी ने तवा खींच लिया, पतीली में से गर्म दूध गिरा लिया, उबलता हुआ पानी गिर गया। आप बहुत रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं, हम रोज़ ऐसे ही देख रहे हैं जिस पे वो लोग टूथपेस्ट लगा के आते हैं। हम लोग नहीं रिकमेंड करते ऐसा कुछ, क्योंकि टूथपेस्ट स्टेरिलाइज नहीं होते। उनको कभी ये नहीं कहा जाता कि वो स्टेरिलाइज्ड हैं, वो वूंड पे अप्लाई करने के लिए हैं, ब्रशिंग के लिए ठीक है। तो अगर किसी का खुदा न खास्ते से जल जाए तो सबसे पहले तो उसको साफ़ पानी से वॉश कर लें। अगर आपको लग रहा है कि गर्म लग रहा है तो उस पर आप बर्फ़ रख सकते हैं, ठीक है। पानी से वॉश करने का एक मिसकंसेप्शन है कि उससे ब्लैप्स हो जाते हैं या छाले कह जाते हैं, एग्जैक्टली जो हो जाते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, क्योंकि ये तो हतमी बात ये तो हम भी समझते हैं कि जी अगर जले पे पानी लगाएंगे तो छाले पड़ेंगे, वो छाले बॉयल सा जो बन जाता है पानी से भरा हुआ। एक्चुअली वो होता ही है कि स्किन की ख़ास लेयर तक अगर जल जाए तो वो बनने ही होते हैं हर सूरत। तो अगर आप उसको वॉश करें ना करें, टूथपेस्ट लगाएं, कोई दुनिया की क्रीम लगाएं, वो बनेगा ज़रूर अगर वो ख़ास डेप्थ तक जला हुआ है तो किसी चीज़ के लगाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बच्चों का मुझे याद आया एकदम से, और बच्चों का जलना जो होता है ना, वो किसी गैस वैस की भी जरूरत नहीं होती, वो चाय के मग से इंजरीज हो जाती हैं, चाय के मग से, गर्म पानी से, गर्म दूध से। अगर बच्चों के साथ ऐसा कोई सानेहा फौरी तौर पर हो जाए तो क्या करें? कोई क्रीम है जो लगा लें, क्या करें? बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, इस पे निशान ना पड़े, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, बड़ा ट्रैजिक होता है। आप ठीक कह रहे हैं अब्दुल्ला। प्रॉब्लम ये अब्दुल्ला कि अगर ख़ास डेप्थ तक जल जाए तो निशान आता है, हल्का ज़्यादा वो एक अलग कहानी, मगर आता ज़रूर है। हम बात ही कर रहे हैं कि इनिशियल मैनेजमेंट क्या करें, तो उसको प्लेंटी ऑफ वाटर से वॉश करें, जितना पानी उस पर आप बहा सकते हैं बहाएं। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे एक तो उसकी जो हीट होती है वो कम हो जाती है, जो स्किन जल रही होती है मुसलसल गर्म होने की, जिसके लिए हम गलती करते हैं टूथपेस्ट लगा के हम वो टाइम वेस्ट कर देते हैं उसका। तो आप उसके ऊपर उसको अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद कोई भी ठंडी चीज़ उस पर लगा लें, या घरों में जो भी क्रीम्स अवेलेबल है, एक पायोडीन जेल के नाम से क्रीम आती है, मेडिकेटेड क्रीम की आप बात कर रहे हैं। उसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं होती, इसीलिए मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ। कोई मॉइस्चराइजिंग नहीं, पायोडीन टाइप चीज़ें सिंपल, वो आप उससे उसको लगा लें, और ज़रूर है कि किसी डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट बात है कि व्हाट इज़ द पॉइंट कि डॉक्टर पे जाना चाहिए, या फिर हम कह लें कि जी थोड़ा सा हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। किस पॉइंट पे पहुँचे? एक जो मेंशन है कि 15% अगर बॉडी का जल जाए, मगर उसको मैनेज करना घर में बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, किसी भी सूरत में। कम से कम डॉक्टर आपको देख के बता देगा कि भाई आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, या ये क्रीम लगा लें, या आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या निशान आएगा नहीं आएगा, जो भी चीज़ें वो एक दफ़ा आपको क्लैरिफाई हो जाए। अच्छा, अब जल गया, बचपन में कोई हादसा हो गया, बड़े हो गए, निशान है, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उस निशान से छुटकारा हासिल कर सकें? बहुत लोग। आप लोगों के पास, आपके पास हैं ऐसी चीज़ें अवेलेबल कि आप निशान हटा सकें? काफ़ी चीज़ें अब्दुल्ला, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लेज़र्स हैं जो कि निशानों को खासा कम कर देती हैं। उसके अलावा कुछ कैमोफ्लेजिंग लिक्विड्स आ रहे हैं आजकल जो कि बिल्कुल निशान को गायब कर देते हैं। ऑब्वियसली हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, डिम कर देते हैं, बिल्कुल डिम कर देते हैं। एग्जैक्टली, अगर कोई इवेंट में जा रहा है, कहीं शादी में जा रहा है, तो वो लगा ले हल्का फुल्का, तो बहुत हल्के हो जाते हैं निशान। वो तो मेकअप टाइप भी है, आप परमानेंट की बात कर रहे हैं? मैं परमानेंट टाइप भी बात कर रहा हूँ, मेकअप टाइप की बात कर रहा हूँ, दोनों अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, एक देन देयर इज, एक तो आग का बर्न है, एक इलेक्ट्रिक बर्न होता है, एक एसिड बर्न होता है, तो बर्न्स की भी एक डिफरेंट नौयत है।
किस तरह ये सारों को ट्रीट डिफरेंट तरीके से करना है? लेट्स सपोज एसिड बर्न, ये भी एक फिनोमेना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारे यहाँ है तेजाब, तो उसके लिए तो फौरन आपको डॉक्टर पे पहुँचना है। पहुँचना है, मगर ऑब्वियसली जिन इलाकों में होता है ऐसे वाक़यात तो डॉक्टर की तरह से, अगर हम घर पे भी सोच लें कि किसी पे एसिड गिर जाए तो ऐसा नहीं है कि हमें हॉस्पिटल फ़ौरन 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, हमें टाइम लगेगा, एक घंटा तो लगेगा। एंड इज इट ट्रू कि तेजाब सीप करता रहता है, तेजाब रुकता नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। तेजाब अगर तेज़ है तो वो काफ़ी नीचे तक, अंदर तक जाके डैमेज। नहीं तो उसको रोकें कैसे? उस टाइम पानी डालें, वॉश आउट करें, उसका जितना केमिकल है उसको वॉश करें। बहुत कम तेज़ाब ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं डालना चाहिए, वो घरों में अक्सर अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए जो चीज़ें घर में अवेलेबल है उसका एक ही हल है कि उस पर पानी से वॉश आउट करें। और ये जो रेडिएटर से जल जाते हैं लोग, मैकेनिक्स वगैरह, अगर आप भी कभी बाइक साइलेंसर से कितने बाइकर्स जलते हैं, वेल्डिंग करते हुए लोग जलते हैं, सो ये भी बस पानी डालें और फिर डॉक्टर से रुजू करें, वॉश करें उसको अच्छे से, कवर करें किसी भी क्रीम से, जैसे मैंने मेंशन किया कि पायोडीन जेल एक क्रीम है वो रख लें, उसको हल्के से लगा लें, उसको कवर करें और डॉक्टर से रुजू। और ये जो प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, इसमें कितनी तरक्की आ गई है पाकिस्तान में? आप लोग मिरेकल कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां तब्दील कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यू नो, पर्टिकुलरली एसिड बर्न विक्टिम्स वगैरह लड़कियां, वी आर डूइंग दैट। बहुत कम चीज़ें हैं जो कि दुनिया में हो रही है और हम लोग पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग, मगर वी विल डू इट इंशाल्लाह। और बहुत कम चीज़ें ऐसी रह गई जो दुनिया में हो रही हैं और पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हमारी ये मसनूई खाल भी अवेलेबल है? मसनूई खाल अवेलेबल है, ऑफ कोर्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन एटलीस्ट यू नो वी जस्ट वांटेड टू टेक दिस, हमें मौका था, आप आए हुए हैं कि हम एटलीस्ट आपको बता दें कि ये चीज़ें सारी अवेलेबल है। कुछ चीज़ें जो टूथपेस्ट टाइप जो हैं, प्लीज़ लेट्स नॉट डू इट। अब तो डॉक्टर साहब ने खुद भी कह दिया है कि हमने जिस भी नौयत का जला हुआ है पानी से उसको कूल डाउन करना है, पानी से उसे वॉश आउट करना है। Dr. Ubaid, thank you so much for being here with us. Thank you sir for being with us. We were taking you around different cities in Pakistan. अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर रहे थे। पेशावर से हमें ज्वाइन किया दानियाल अजीज़ ने, जो बता रहे हैं कि पेशावर में क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है और घरेलू और कमर्शियल दोनों सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरेलू सारिफिन की अगर हम बात करें तो जो कानों की औकात कार है, यानी सुबह के वक्त नाश्ता बनाना, दोपहर के वक्त खाना बनाना और रात के वक्त खाना बनाना, अक्सर इन औकात में भी गैस गायब हो जाता है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है और मजबूरन शहरी जो है बाहर से खाना और सुबह के वक्त जो नाश्ता करते हैं तो वो भी बाहर से लाते हैं। आपको मैं बताऊं, जो घरेलू सारिफिन है तो उन्होंने घरों में गैस सकर मशीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो ऐसे घराने जहाँ पर गैस सकर मशीन ना हो तो वहाँ पर गैस बिल्कुल जाती नहीं है, जो गैर कानूनी भी है। हाँ जी, तो ट्रेजेडी ये है कि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गैस जाती नहीं है और इनकी भी आ रही है और हमारी किसके यहाँ आ रही है? नहीं आ रही ना, यही तो बताइए, गलत बयानी हो रही है। 8 दिन से नहीं आ रही, आज गलती से आ गई, नजर ना लगाओ। अच्छा चलें, ठीक है। That is it for today. लड़ाइयाँ हो रही हैं गैस पे आजकल। See you tomorrow. See you, bye.